हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एक बार ऑनलाइन माध्यम से बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए जुड़े। हम लोग इस वक्त स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार, यानी कि वहाँ कार्यपालिका को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा उसकी निर्वाचन, कि वह संघीय सदस्यों में से ही उसका निर्वाचन होता है। वो क्या बोलते हैं, कुछ बड़े 3 राज्य हैं उनके, बर्न, ज्यूरिच और बाउद, जिसका प्रतिनिधित्व हमेशा रहता है। वहाँ सभी राजनीतिक दलों को उसमें शामिल किया जाता है और 7 वैसे लोगों को चुना जाता है जो 4 इटालियन भाषा जानते हैं, जो 2 फ्रेंच भाषा जानते हो और 4 जर्मन भाषा और 1 इटालियन भाषा। इसी तरह से वो 7 सदस्यों वाली परिषद का निर्माण होता है। और हम लोगों ने बात किया वेतन विशेषाधिकार। विशेषाधिकार उनको वही मिलता है जो संघीय सदस्यों को मिलता है। वेतन दुनिया में आम लोगों के आम मंत्रियों के मुकाबले उनको कम ही मिलता है। और हम लोगों ने बात किया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो अध्यक्ष चुना जाता है वही स्विट्जरलैंड के राजमंडल का राष्ट्रपति भी कहलाता है। और उसकी प्रक्रिया थी कि उपाध्यक्ष को अगला साल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है और इस तरह से चुना जाता है कि बारी बारी से 7 को अध्यक्ष पद मिल सके। और दोबारा किसी का निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ अध्यक्ष को दोबारा यानी लगातार उपाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये एक परंपरा बन गई है कि उपाध्यक्ष को ही अगले साल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं उसकी आगे प्रशासन के विभाग। आमतौर पर कार्यपालिका का जो विभाग होते हैं वो भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में कोई निश्चित या तय नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या किया गया है कि सारी प्रशासनिक विभागों को 7 भागों में बांटकर किया गया और 7 के वो एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्रशासन के विभाग के। भारत, ब्रिटेन आदि देशों में प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कोई तय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक कई भी 50, 60, 70 भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कानून बनाया गया है कार्यपालिका से संबंधित, यानी मंत्री बनाने के विभागों के बारे में, कि संसद के सदस्य का 15% और राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों की 15% से अधिक मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं बनाए जा सकते। जैसे हमारे यहाँ का लगभग 82 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो तय नहीं है, कभी कम से भी काम चल सकता है, उससे ज्यादा तो बनाया नहीं जा सकता। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत, ब्रिटेन आदि देशों में कार्यपालिका का प्रशासनिक विभागों की संख्या तय नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड में यह संख्या तय है और सारे प्रशासनिक कार्यों को 7 विभागों में बांट दिया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है राजनीतिक विभाग, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। दूसरा है न्याय और पुलिस विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस एंड जस्टिस। दूसरा है गृह विभाग, इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री। चौथा है सेना विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट। 5वां है वित्त तथा प्रशुल्क विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड कस्टम। 6ठा है सार्वजनिक अर्थ विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इकोनॉमी। और 7वां है डाक और रेल विभाग, पोस्ट एंड रेलवेज डिपार्टमेंट। तो ये 7 विभाग में पूरी कार्यपालिका प्रशासनिक विभाग को बांटा गया है। हर विभाग संघीय सरकार की एक के सदस्य के अधीन होता है, जो उसके कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। स्विट्जरलैंड में
संघीय सरकार के सदस्य अपनी बैठक में बातचीत के आधार पर विभागों का बंटवारा कर लेते हैं और हर एक सदस्य को वही विभाग दिया जाता है जो उसके पास पहले से था, जिससे वह अपने अनुभव से लाभ पहुंचा सके। हर विभाग का प्रमुख अन्य किसी विभाग का उप प्रमुख होता है, जिससे उस सदस्य की अवस्था यानी कि बीमार हो या अनुपस्थिति में भी विभागीय कार्य का संचालन सुचारू रूप से हो सके। तो ये 7 विभाग, 7 सदस्य संघीय सरकार के 7 सदस्यों के अधीन होते हैं और जो अपने विभाग का प्रमुख होता है वो अन्य किसी न किसी विभाग का उप प्रमुख भी बनाया जाता है। तो ये थे प्रशासन के विभाग। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली की, वर्किंग सिस्टम, कि वो अपना काम कैसे करता है। अनुच्छेद धारा आर्टिकल 177 में कहा गया है कि संघीय सरकार अपने निर्णय एवं अपना निर्णय एक सामूहिक संस्था के रूप में करेगी। संघीय सरकार की सप्ताह में 2 बैठक होती है। संघीय सरकार की कार्यवाही गुप्त होती है और संघीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किए जा सके, इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि कोई काम तभी संभव है या किया जा सकता है जब 7 में से 4 सदस्य उपस्थित हो। निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। यानी कि अगर 4 लोग हैं तो 3 लोग का सहमति होना अनिवार्य है, तभी वो अनिवार्य मतलब कि वो डिसीजन या निर्णय या आदेश या कानून माना जा सकता है। निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। मत हाथ उठाकर दिया जाता है। 6-7 लोग होते हैं तो कोई इतना झंझट तो होता ही नहीं होगा। और अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। मान के चलिए कि किसी काम या किसी विषय पर 7 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और 3 उस विषय से सहमत हैं, 3 असहमत हैं, तो वैसी स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वो पक्ष में भी दे सकता है और विपक्ष में भी दे सकता है। यही उसका कहने का मतलब है कि उसको निर्णायक मत देने का अधिकार, फिर वो अपना कानून का रूप ले लेगा। अब हम लोग बात करते हैं संघीय सरकार के कार्य और अधिकार की। संघीय सरकार एक प्रशासनिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार इसमें स्वीय परिसंघ की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति निहित है। यानी कि ये डायरेक्शन देने वाली और उसके पास पावर, कार्यपालिका की सर्वोच्च सत्ता है। प्रशासनिक शक्तियों के अलावे संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं, जो कि हर सरकारों की, हर संविधानों में कार्यपालिका को ऐसा दिया ही गया है। नए संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 87 में संघीय सरकार के कार्य और शक्तियों की एक लंबी सूची दी गई है, जो इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है का खा गा करके हम लोग देखेंगे, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर। संघीय सरकार स्वीय परिसंघ की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां निश्चित रूप से व्यापक है।
कार्यपालिका के क्षेत्र में संघीय सरकार को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें सबसे पहला है सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध, यानी कि सरकारी नीति को निर्धारण करता है और जनता के साथ उसका संबंध। संघीय सरकार नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करेगी, यानी कि तय भी करेगा, उसमें समन्वय भी करेगा और उसको लागू भी करेगा। यह जनता को समय समय पर तथा पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देगी। यह जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना सही नहीं होगा, यानी कि सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है। ये दुनिया के तमाम संविधानों में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अपनी नीति सार्वजनिक करता है वो, और करते भी हैं। और कई ऐसी पॉलिसीज होते हैं जिसको राष्ट्रीय हित या सार्वजनिक हित या व्यक्तिगत हित के नुकसान को हवाला देकर या वास्तव जरूरत भी रहती है कई बार, तो वो वैसी जानकारी जनता को नहीं दे। दूसरा इसका काम है शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय सरकार संघीय विधियों यानी कि कानून तथा आदेशों के अनुसार समस्त राज्यमंडल में यानी कि सारे स्विट्जरलैंड में प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह तो कार्यपालिका का अधिकार ही होता है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व संघीय सरकार पर ही है। संघीय सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय निकाय को प्रदान नहीं की गई है। यानी कि नियुक्ति को उनको अधिकार है। सभी तरह के प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति वो कर सकते हैं। सिर्फ वैसे लोगों की नियुक्ति वो नहीं करेगा जिसको अधिकार संघीय संसद या सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी न्याय को, किसी विभाग को या किसी संस्था को दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी तीसरी शक्ति, कार्यपालिका की तीसरी शक्ति, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर ही होती है। बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता यानी न्यूट्रल होना की रक्षा करने तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इसके लिए संघीय सरकार थोड़े समय के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकती है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कार्यपालिका की चौथी अधिकार के बारे में, वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी कि विदेशों के साथ जो संबंध होते हैं, समझौते होते हैं, उसका संचालन भी संघीय सरकार ही करता है, जो आमतौर पर सारी दुनिया के केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होते हैं वो वही करते हैं, यानी कि वहां की जो संघ की जो सरकार होती है करते हैं। तो वैदेशिक संबंधों का संचालन, संघीय सरकार
स्विट्जरलैंड के हितों का ख्याल रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। ये उसके अधिकार क्षेत्र में। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियां करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सामने पेश करेगी। ये आमतौर पर सार्य कार्यपालिका को अधिकार प्राप्त होता है दुनिया के तमाम देशों में। विदेशों के साथ की गई संधियों को लागू करने का दायित्व भी संघीय सरकार पर ही है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कार्यपालिका की छठी शक्ति, संघीय सेना पर नियंत्रण। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की भी शक्ति प्राप्त है। आमतौर पर सारे दुनिया में, हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार के ऐसे कहा गया है कि राष्ट्रपति के अधीन होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी मंत्रिमंडल के सिफारिशों के अनुसार ही काम करते हैं, इसलिए वो माना जा सकता है। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। अगर संघीय संसद की बैठक न हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। लेकिन अगर 3 सप्ताह से अधिक समय के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो, यानी कि 3 सप्ताह से अधिक लग सकता है उस काम में, या 4000 सेना से अधिक का इस्तेमाल करना हो तो इस पर संघीय संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। इसके अलावा संघीय सरकार के द्वारा कुछ औपचारिक कार्य भी किए जाते हैं। ये काम संघीय सरकार सामूहिक रूप से या इसके 2-3 सदस्य मिलकर करते हैं। विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोहों और मनोरंजन आयोजन में भाग लेना, ऐसे ही कुछ काम है। तो ये थे स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति। अब इसकी विधायी शक्ति, न्यायपालिका शक्ति और अन्य शक्तियों के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।